आप सुन रहे हैं नाइट 130। यह कहानी है मेक्सिको की, उसे औरत की जिसे लोग कहते हैं ला लोरोना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, ये कोई सदियों पहले की कहानी भी नहीं है। ये घटना कुछ ही महीने पहले मेक्सिको के दक्षिणी हिस्से में एक छोटे से गांव के पास घटी थी। उस गांव के बीच से एक पतली सी नदी बहती है। दिन में लोग उसी नदी के पास बैठकर बातें करते हैं, कपड़े धोते हैं, बच्चे खेलते हैं। लेकिन रात होते ही वही नदी अजीब तरह से चुप हो जाती है। मैं वहां एक काम से गया था। मुझे लोक कथाओं में दिलचस्पी थी, इसलिए गांव वालों से बातें कर रहा था। सबने एक ही बात कही, रात में नदी के पास मत जाना। मैंने इसे डराने वाली बात समझकर टाल दिया। उस रात करीब 1 बजे मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। न वो चीख थी, न जोर से रोना, बस ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत थक चुकी माँ धीरे धीरे रो रही हो। वो आवाज बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। और वहीं मुझे अजीब लगा, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है अगर उस औरत की आवाज दूर लगे तो समझ लो वो बहुत पास होती है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। नदी के किनारे एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जबकि उस दिन बारिश नहीं हुई थी। वो नदी की तरफ देखकर बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तभी पास के एक घर का दरवाजा खुला। एक छोटा बच्चा नींद में चलता हुआ नदी की तरफ बढ़ने लगा। उस औरत ने जैसे ही बच्चे को देखा, उसका रोना रुक गया। वो माँ की तरह मुस्कुराई। मुझे तब समझ आया, वो किसी को मारने नहीं आती। वो हर बच्चे को अपने बच्चों की तरह समझ लेती है। मैं जोर से चिल्लाया। बच्चा रुक गया। औरत ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों की जगह बस अंधेरा था। गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें जमी हुई थीं। उसने एक ऐसी चीख मारी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप अब तक हमारी कहानी सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारी अगली कहानी की हिम्मत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, लेकिन ठंड अभी भी मेरे शरीर में जमी हुई थी। मैं नदी के किनारे पड़ा था। मेरे कपड़े गीले थे, जैसे मैं देर तक पानी में खड़ा रहा हूं। गांव के 2 लोग मेरे पास खड़े थे। उनके चेहरे पे डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक तरह की मजबूरी। उन्होंने मुझे बिना कुछ पूछे उठाया और गांव के अंदर ले गए। मैं बार बार उसी औरत का चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना याद करता उतना ही वो चेहरा दिमाग के अंदर फैलने लगता। एक बूढ़ा आदमी जो शायद गांव का सबसे पुराना रहने वाला था, मेरे पास आकर बैठा। उसने बस इतना कहा, उसने तुम्हें देख लिया। मैंने पूछा, कौन? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिसे हम नाम लेकर नहीं बुलाते। उस दिन मुझे गांव में रुकने नहीं दिया गया। लोगों ने साफ कहा, आज सूर्यास्त से पहले यहां से चले जाओ। मैंने भी जिद नहीं की, लेकिन जाते वक्त मैंने देखा, जिस घर से बच्चा रात में बाहर निकला था, उस घर के बाहर काले धागे बंधे थे। दरवाजे पर नमक बिखरा था और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। गांव से निकलते समय मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरे बच्चे। मैं वापस शहर आ गया। कई दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात कुछ बदल गया। करीब 1:30 बजे मुझे नींद में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठा। मेरे कमरे में कोई नहीं था। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा भी, लेकिन आवाज बहुत साफ थी। और सबसे डरावनी बात, वो आवाज अब दूर नहीं लग रही थी, वो मेरे कमरे के अंदर गूंज रही थी। मैंने कंबल सिर पर खींच लिया, आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और फिर बहुत धीमी आवाज आई, तुमने मेरे बच्चे को छीन लिया।
मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। वो वही थी, सफेद कपड़े, गीले बाल और वही चेहरा जिसे देखकर इंसान जिंदा रहते हुए भी मर जाना चाहे। उसकी आंखें अब भी नहीं थीं, लेकिन वो मुझे देख रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस हाथ से पानी टपक रहा था। एक बच्चा, बस एक, उसने कहा। और तभी मुझे समझ आया, वो मेरे पीछे गांव से शहर तक आ चुकी है। उस रात के बाद मेरे आसपास अजीब चीजें होने लगीं। रात में मेरे घर के बाहर गीले पैरों के निशान दिखने लगे। पास के अपार्टमेंट में एक बच्चा अचानक लापता हो गया। और सबसे डरावनी बात, जब भी मैं शीशे में देखता, मुझे अपने पीछे सफेद परछाई दिखाई देने लगी। मैं अब सो नहीं पाता। पानी की आवाज से डर लगता है और बच्चों की हंसी मुझे पागल कर देती है, क्योंकि हर हंसी के पीछे मुझे वही रोती हुई आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता ये कब खत्म होगा, लेकिन एक बात अब साफ है, लाल लोरोना किसी जगह से बंधी नहीं है। अगर उसने आपको देख लिया, अगर आपने उसकी आवाज सुन ली, तो वो आपके पीछे आ जाती है। और जब तक उसकी गोद खाली है, वो कभी नहीं जाएगी। इस बात को समझने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं कहानी का किरदार नहीं हूं, मैं उसकी गिनती में हूं। तीसरी रात के बाद मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मोबाइल साइलेंट पर रहता, खिड़कियों पर पर्दे, दरवाजे पर कुंडी के ऊपर एक और कुंडी। मैंने पानी पीना भी कम कर दिया, क्योंकि हर घूंट के साथ मुझे नदी की ठंडक महसूस होती थी। चौथी रात करीब 1:13 मेरे फोन पर एक कॉल आई, अननोन नंबर। मैंने काट दी। फिर कॉल आई। इस बार फोन अपने आप स्पीकर पे चला गया और उधर से कोई बोला नहीं, बस पानी में चलने की आवाज, छप छप, और फिर एक बहुत धीमी और थकी हुई आवाज, मेरे बच्चे। फोन मेरे हाथ से छूट गया। उसी पल मेरे कमरे की लाइट झपकी और दीवार पर एक साया उभरा, सफेद, लंबा, गीला। वो चल नहीं रहा था, वो रेंग रहा था, जैसे पानी दीवार पर चढ़ रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अब मुझे पता था आंख बंद करने से वो नहीं जाती, क्योंकि अगली आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई, तुमने मुझे देखा था। मेरी सांस रुक गई। जिसने मुझे देख लिया, वो बचता नहीं। मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। वो मेरे सामने थी, इतनी पास कि उसके बालों से पानी टपक कर मेरी छाती पर गिर रहा था। उसकी गोद खाली थी, लेकिन उस गोद में नमी थी, जैसे कुछ अभी अभी वहां से उठाया गया हो। एक बच्चा, उसने कहा, या तुम। उस पल मुझे समझ आया, वो अब बच्चों तक सीमित नहीं थी, वो गवाहों को भी ले जाती है। मैंने जोर से आंखें बंद की और चिल्लाया। मैंने किसी बच्चे को नहीं छुआ। वो हंसी। पहली बार वो रोई नहीं, हंसी और बोली, लेकिन तुमने मुझे याद रखा। अगली सुबह मैं अस्पताल में था। लोग कह रहे थे मुझे पानी में डूबा हुआ पाया गया, जबकि मेरे घर के आसपास पानी नहीं था। डॉक्टर बोले, आप लकी हैं। मैं चुप था, क्योंकि मेरे कान में अब भी एक आवाज थी, अभी मेरी गोद पूरी नहीं भरी। अब मैं ये कहानी किसी को सुनाता नहीं, मैं इसे लिखता हूं, क्योंकि लिखने से वो थोड़ी दूर रहती है। लेकिन हर रात 1:13 मेरे कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान जरूर बनते हैं। और आज पहली बार वो निशान मेरे बिस्तर से आगे निकलकर दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, जैसे अब वो किसी और को ढूंढने जा रही हो। और अभी आपको किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो उसका पीछा कभी मत करना, क्योंकि आज भी मैक्सिको की गलियों में ला लोरोना की रोने और चीखने की आवाजें आज भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रात के साथ।